फतूर इश्क किस नंबर 64। शाजिम दौरानी के फार्म हाउस की फिजा हमेशा की तरह पुरसुकून थी। दूर दूर तक फैली हरियाली, हल्की ठंडी हवा और किचन से उठती बारबेक्यू और ताज़ा मसालों की खुशबू पूरे माहौल को घर जैसा सुकून दे रही थी। लॉन के एक कोने में बारबेक्यू ग्रिल जल रही थी। शाजिम दौरानी एप्रन पहने बड़े ही इत्मीनान से सीखों को पलट रहे थे। कभी चिकन पर बटर लगाते, कभी हांडी का ढक्कन उठाकर इसे हिला देते, साथ साथ पुराने गानों को गुनगुना भी रहे थे। अंदर लाउंज में सोफे के एक कोने पर खामोशी से बैठा था अरसम। इसका चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था। महानूर इसके बिल्कुल करीब बैठी थी। उसने अपना सर आहिस्ता से अरसम के कंधे पर टिकाया हुआ था। एक हाथ से वो इसका मजबूती से हाथ थामे बैठी थी और यास्मीन सामने वाले सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी नज़र बार बार पूरे फार्म हाउस का जायजा ले रही थी। हर दीवार पर फैमिली फोटोग्राफीज लगी थी। तभी किचन से आवाज आई, अरे भाई, खाना तैयार होने वाला है। शाजिम दौरानी हंसते हुए एप्रन उतारते ड्राइंग रूम में आए। बस 2 मिनट, मैं हाथ धोकर आता हूँ। वो सबके सामने बैठ गए। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। स्क्रीन पर रईस सिकंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार दिखाई जा रही थी। रिपोर्टर कह रहा था, रईस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की सियासत का रुख बदल दिया है। जस्टिस अबव ब्लड, ये स्लोगन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। शाजिम दुरानी ने मुस्कुराते टीवी की जानिब देखा। एक बात माननी पड़ेगी, रईस ने आज दिल जीत लिया। यास्मीन के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। शाजिम ने बात जारी रखी, मैं इस लड़के को बचपन से जानता हूँ। इसमें और अदनान सिकंदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अदनान ने हमेशा ताकत का नशा किया, लेकिन रईस, वो हमेशा से अलग था। अपने भाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सामने खड़ा होना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। इसने साबित कर दिया है कि वो अपने बाप और भाई जैसा नहीं है। यास्मीन फख्र से मुस्कुराई। बिल्कुल, मुझे भी आज इन पर फख्र हुआ है। इन्होंने इंसाफ को रिश्तों पर तरजीह दी है। मगर अरसम ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। वो सामने देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। इसी दौरान यास्मीन की नज़र सामने लगे एक बड़े से फ्रेम तस्वीर पर गई। यास्मीन तस्वीर में एक नहायत ही खूबसूरत लड़की मुस्कुराती खड़ी थी। यास्मीन ने बेख्तियार उठकर इस तस्वीर के करीब हुई। अंकल, ये किसकी तस्वीर है? शाजिम दौरान ने बड़े ही प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ तस्वीर की जानिब देखा। मेरी बेटी है, अनूरल। यास्मीन की आंखें चमक उठी। ओह, कितनी खूबसूरत है। मैंने इन्हें पहले भी देखा है। शाजिम हैरान हुए। पहले? जी, एक दिन मैं रईस सर के ऑफिस गई थी। उनके डेस्क पर भी उनकी तस्वीर रखी थी। सच कहूँ, मैं पहली बार देखकर हैरान रह गई थी। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लड़की। शाजिम दुरानी जोर से हंस पड़े थे। रईस के डेस्क पर? फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं रखता? रईस बचपन से अनूरल से मोहब्बत करता है। रईस के लिए अनूरल बहुत अहमियत रखती है। वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हानिया ने भी रईस को अनूरल के लिए पसंद किया था। ये अल्फाज सुनते ही अरसम की उंगलियां और मजबूती से बिछ गई। उसका जबड़ा सख्त हुआ, आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा। महानूर ने फौरन इसका हाथ दबा दिया। उसने धीरे से सर उठाकर अरसम की जानिब देखा। उसकी आंखों में देखते अरसम ने मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया, मगर दिल में एक अजीब सी जलन उठ रही थी। तभी शाजिम दुरानी ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा। अरसम, मैं तुमसे सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रज़ाइल की गुमशुदगी में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? अरसम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सामने देखता रहा। शाजिम ने दोबारा पुकारा, अरसम। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। महानूर ने फिर से इसका हाथ दबा दिया, इस बार जरा जोर से। अरसम ने आंखें बंद करते गहरी सांस ली, फिर बिल्कुल ही पुरसुकून लहजे में कहा, मैंने कुछ नहीं किया मामा। हो सकता है उन लोगों ने खुद ही रज़ाइल को कहीं छुपा दिया हो और इलेक्शन से पहले संपत्ति और पब्लिक सपोर्ट हासिल करने के लिए ऐसे ड्रामा कर रहे हो। शाजिम दुरानी कुछ देर इसके चेहरे को देखते रहे, जैसे उसके अल्फाज के पीछे छुपा सच पढ़ना चाहते हो। मगर अरसम का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। कुछ समझ नहीं आया। अरसम अचानक से खड़ा हुआ। उसने महानूर का हाथ थामा। चलो मामा, हम अपने घर जा रहे हैं। शाजिम फौरन से उठ खड़ा हुआ। क्या मतलब घर जा रहे हो? खाना तो खाकर जाओ। अरसम ने नरमी से कहा, मेरा खाने को दिल नहीं है, लेकिन मेरा है। शाजिम ने फौरन से इसका बाजू पकड़ा। आज इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए खाना बनाया है और तुम बगैर खाए चले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, बैठो दोनों। महानूर हल्की सी मुस्कुराई थी। मामा सही कह रहे हैं। अरसम ने इसकी जानिब देखा, फिर शाजिम दुरानी की जिद के आगे हार मानकर दोबारा से सोफे पर बैठ गया। शाजिम दुरानी मुस्कुराए थे। बस अब देखना, आज का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे।
महानूर पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। किचन की जानिब जाते उसकी नज़र आंगन में पड़ी। अरसम तन्हा चारपाई पर बैठा था। हल्की ठंडी हवा इसके बालों से खेल रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा वी बॉक्स था। वो बॉक्स को खोलकर इसके अंदर रखे लॉकेट को बेख्तियारी से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। महानूर कुछ लम्हे दूर खड़ी इसको देखती रही, फिर धीरे धीरे चलकर इसके पास आ बैठी। अरसम ने उसकी जान देखा, हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। नींद नहीं आ रही? महानूर ने सर हिलाया। नहीं। फिर इसकी नजर सीधा अरसम के हाथ में मौजूद लॉकेट पर गई। वो लॉकेट जिसे देखते ही इसने पहचान लिया था। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये वही लॉकेट है ना जो आपने बचपन में अलीसा के लिए बनाया था? इसने फौरन जवाब नहीं दिया, बस बहुत देर तक लॉकेट को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी थी। ये वही लॉकेट है जो मैंने बचपन में अनुरल को पहनाया था, और अगले ही लम्हे इसकी माँ ने इसके गले से उतार कर मेरे मुंह पर दे मारा था। इस दिन पहली बार समझ आया था कि कुछ लोगों के लिए मोहब्बत तो बहुत हैसियत उस दिन पहली बार समझ आया था कि कुछ लोगों के लिए मोहब्बत से पहले हैसियत देखी जाती है। खामोशी फिर दोनों के दरमियान उतर आई। महानूर ने धीरे से कहा, भाई, स्टेटस से मोहब्बत बदल थोड़ी जाती है। भाई, इंसान की हैसियत उसके पैसों से नहीं, उसके किरदार और उसके दिल से देखी जाती है। अरसम हल्का सा मुस्कुराया। दुनिया ऐसे नहीं सोचती नूर। हम जैसे लोग ख्वाब देख तो सकते हैं, मगर हर ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते। वो जिस दुनिया की है उस दुनिया का हिस्सा मैं कभी था ही नहीं। मैंने बस चंद लम्हों के लिए अपनी औकात को बुलाकर इसे अपना समझ लिया था। महानूर की आंखें भर आई। लेकिन अगर अगर कल को अनुरल भी आपसे मोहब्बत करने लगे तो? अरसन ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, वो अपनी माँ पर गई है नूर, और जो लोग इंसान का दिल नहीं उसकी हैसियत देखते हैं, उनसे मोहब्बत की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होती है। अरसम ने लॉकेट को मुट्ठी में मजबूती से बंद किया। अगर कल इसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई तो इसे वो दर्द सहना पड़ेगा जो आज मैं सह रहा हूँ, क्योंकि मैं अब उससे नफरत करता हूँ और करता रहूँगा। महानूर कुछ बोलने वाली थी कि अरसम ने इसे रोक दिया। नहीं नहीं, ये बात दोबारा मत कहना। वो मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं है, ना आज न कल। मैं इसे अपनी ज़िंदगी से मिटा देना चाहता हूँ। और मैं कौन सा उससे मोहब्बत करता था? वो सिर्फ एक कशिश थी। महानूर ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। क्या? अरसम ने गहरी सांस ली। हाँ, यही सच है। तो फिर आज तक ये लॉकेट क्यों संभाल कर रखा है? नफरत इंसान को इतना बेचैन नहीं करती भाई जितना अधूरा इश्क करता है। अरसम हल्का सा मुस्कुराया। तुम अभी छोटी हो नूर, तुम नहीं समझोगी। इस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में मजबूती से दबा लिया। मैंने ये लॉकेट इसलिए संभाल कर रखा था ताकि हर बार इसे देखकर मुझे अपनी औकात याद रहे, ताकि मैं कभी भूल ना जाऊं कि हानिया और इस जैसे लोगों के लिए मेरी नफरत कभी कम नहीं होगी। वो चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर इसने लॉकेट को देख कर कहा, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है, ये लॉकेट अब मेरी नफरत की निशानी नहीं रहेगा। मैं इस शख्स के पास होना चाहिए उसे इस शख्स के पास होना चाहिए जो वाकई इसका हकदार है। महानूर ने हैरानगी से पूछा, कौन? अरसम ने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया, यास्मीन। महानूर की पलकों से आंसू टपक पड़े। भाई, मैं नहीं चाहती आप मजबूरी में कोई फैसला करें। अरसम ने पहली बार इसकी जानिब देखा था। ये मजबूरी का फैसला नहीं है, ये जिंदगी का फैसला है। उसने बहुत ही इत्मीनान से कहा था, यास्मीन मुझसे मोहब्बत करती है। उसने कभी मेरी हैसियत नहीं देखी, ना मेरी औकात, ना मेरा माजी। इसने सिर्फ मुझे देखा, खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तुम्हारा भी हमेशा ख्याल रखा। शायद इसमें भी अल्लाह की कोई रजा है। कभी कभी जिसे हम चाहते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होते, लेकिन जो बेगर्ज चाहता है शायद अल्लाह उसी को हमारी किस्मत बना देता है। मैं बहुत भाग चुका हूँ, अब नहीं। अब मैं किसी ऐसे इंसान का हाथ थामना चाहता हूँ जो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, जो मेरी तन्हाई को समझे, जो मेरी खामोशी को महसूस करे। मैं यास्मीन की मोहब्बत को कबूल करूँगा, मगर एहसान समझ कर नहीं, पूरे दिल से। मेरा निकाह जिससे होगा मेरी वफा भी उसी के नाम होगी। ये अल्फाज सुनते महानूर रो पड़ी थी। उसने अरसम का हाथ पकड़ा। आप बहुत अच्छे हैं भाई, शायद इसीलिए अल्लाह हर इम्तिहान भी आपको देता है। अरसम हल्का सा मुस्कुराता है। अरसम हल्की सी मुस्कुराहट से हंसा था। हर इम्तिहान के बाद आसानी भी आती है। शायद अल्लाह ने मेरी आसानी का नाम यास्मीन लिखा है। महानूर ने आंसू साफ किए, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते बोली, ठीक है, आज से यास्मीन मेरी भाभी है। अरसम ने धीरे से सर हिला दिया। 4 महीने गुजर चुके थे। इन 4 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। रईस सिकंदर ने अपनी सियासत को जिस तरह से अवाम के सामने पेश किया था, उसने पूरे मुल्क का रुख बदल दिया था।
हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रईस सिकंदर। उसकी जस्टिस अबव ब्लड कैंपेन ने लोगों का दिल जीत लिया था, और इस कैंपेन के पीछे एक और नाम खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहा था, यास्मीन आफ्ताब अली। दिन हो या रात, इलेक्शन कैंपेन का हर सोशल मीडिया कंटेंट, हर पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव, हर वुमेन सेफ्टी सेमिनार, हर वॉलेंटियर मीटिंग, यास्मीन ने अपना पूरा वक्त इस कैंपेन को दिया था। कभी स्पीच का ड्राफ्ट तैयार करती, कभी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनाती, कभी वॉलेंटियर्स को ऑर्गेनाइज करती, और कभी खुद आवाम के दरमियान जाकर उनके सवालों का जवाब देती। उसने सिर्फ एक पॉलिटिशियन की कैंपेन नहीं चलाई थी, बल्कि दिल से यकीन किया था कि रईस वाकई इस मुल्क को बदल सकता है। और आज इस मेहनत का नतीजा सामने था। टीवी स्क्रीन पर इलेक्शन रिजल्ट चल रहा था। रईस सिकंदर विन आ हिस्ट्रिकल मेजोरिटी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री। रईस के पार्टी ऑफिस में तालियों और नारों की गूंज उठी थी। रईस सिकंदर जिंदाबाद। रईस स्टेज पर आया, हजारों लोग इसके सामने खड़े थे। उसने माइक थामा और कुछ लम्हे खामोश रहकर आवाम को देखता रहा, फिर मुस्कुराया। आज जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस माँ की जीत है जिसने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा, और उस बहन की जीत है जिसकी आवाज़ कभी दबा दी गई। यह हर उस जवान की जीत है जिसने सियासत से उम्मीद छोड़ दी थी। आज आप सब ने मुझे वोट नहीं दिया, बल्कि जिम्मेदारी दी है, और मैं वादा करता हूं कि आपका एतबार कभी नहीं टूटने दूंगा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा था। उस रात अपनी जीत की खुशी में रईस ने एक शानदार जश्न कामयाबी डिनर रखा। शहर के मशहूर सियासतदान, बिजनेसमैन, मीडिया पर्सनैलिटीज और कैंपेन टीम के तमाम अफराद सब इस पार्टी में मौजूद थे। पूरा बैंक्वेट हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। लाइव म्यूजिक, खुशगवार माहौल और हर तरफ मुबारकबाद देने वालों का हजूम। इसी दौरान हॉल के दरवाजे से यास्मीन अंदर दाखिल हुई। आज उसने बॉटल ग्रीन लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, हल्की सी ज्वेलरी, खुले बाल और चेहरे पर वही शर्मीली मुस्कुराहट। उसके हाथ में फ्रेश वाइट लिलीज का बुके था। रईस ने दूर से इसको देख लिया था। वो मुस्कुराता इसकी जानिब बढ़ा। यास्मीन ने बुके उसकी जानिब बढ़ाया। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वाकई इस जीत के हकदार थे। रईस ने बुके लेते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। फिर इसने चंद लम्हे इसे देखा। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यास्मीन शर्मा कर मुस्कुराई, थैंक यू। तभी रईस के कुछ पॉलिटिकल कोलीग्स इनके करीब आए थे। रईस ने फौरन से यास्मीन की जानिब इशारा किया, मीट मिस यास्मीन। अगर मेरी कैंपेन इतनी कामयाब हुई है तो इनमें इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, वुमेन कैंपेन, वॉलंटियर मैनेजमेंट, सब कुछ इन्होंने संभाला था। सच कहूँ, मेरी जीत के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। सब ने तालियां बजाई। एक सीनियर लीडर मुस्कुराए, एक्सीलेंट वर्क। यास्मीन ने झिझकते हुए कहा, नहीं सर, ये सब टीम एफर्ट से था। रईस मुस्कुराया, नहीं, क्रेडिट देना भी सीखना चाहिए। यास्मीन हल्का सा मुस्कुरा पड़ी, फिर धीरे से बोली, सच कहूँ, एक वक्त था जब मुझे लगता था सियासतदान सिर्फ वादे करते हैं। मैं भी रईस सर को गलत समझती थी, लेकिन उन्होंने मेरी सोच बदल दी। आज मैं सबके सामने ये कह सकती हूँ कि ये वाकई ही एक अच्छे सियासतदान है। रईस ने मुस्कुराकर सर झुकाया, थैंक यू। पार्टी अपने अरूज पर थी। लोग डिनर एंजॉय कर रहे थे, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे तो कोई सेल्फीज लेने में मसरूफ था। कुछ देर के बाद रईस ने जूस गिलास लेकर यास्मीन के पास आया। ऑरेंज? यास्मीन ने मुस्कुराते हुए गिलास ले लिया, थैंक यू। दोनों एक साइड खड़े होकर आराम से बातें करने लगे। रईस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो जश्न कामयाबी कैसा लग रहा है? यास्मीन ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ लोग मुस्कुराते मुबारकबाद दे रहे थे। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। बहुत खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस हाल में जितनी मुस्कुराहटें हैं वो आपकी मेहनत की वजह से हैं। रईस हल्का सा हंसा था, नहीं, ये मेरी नहीं, हम सब की जीत है। यास्मीन ने सर हिलाया, फिर भी आप इस कामयाबी के हकदार थे। रईस ने मुस्कुराते जूस का घूंट लिया। तभी उसकी नज़र अचानक यास्मीन के गले में चमकते हुए लॉकेट पर पड़ी। वो चंद लम्हों के लिए ठहर गया, मगर अगले ही पल इसने अपने चेहरे के तासुरात छुपा ली। वैसे ये लॉकेट बहुत खूबसूरत है, किसी ने गिफ्ट किया? यास्मीन के चेहरे पर शर्माहट आ गई। फियांसी ने। रईस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, ओ, कौन है वो लकी गाय? यास्मीन ने निगाहें झुकाए धीरे से कहा, अरसम शमशेर राना। रईस की मुस्कुराहट जरा भी कम नहीं हुई। इंटरेस्टिंग, तो वो काफ़ी रोमांटिक होंगे। यास्मीन फौरन से हंस पड़ी, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत नेगलेक्ट रहते हैं, अभी तो हाथ पकड़ने भी नहीं देते।
लॉकेट भी सीधा बॉक्स में दिया था। लॉकेट भी सीधा बॉक्स में दिया था, मैंने खुद ही पहना है। बस हर वक्त सीरियस रहते हैं। रईस हल्की सी हंसी हंसा था। जो लोग बाहर से इतने सख्त होते हैं अक्सर शादी के बाद सबसे ज़्यादा रोमांटिक निकलते हैं। यास्मीन मुस्कुराई थी। देखते हैं। रईस ने अपना जूस का गिलास इसके गिलास से हल्का सा टच किया। चीयर्स। और एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन। शादी में ज़रूर बुलाइएगा। यास्मीन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है, आप ज़रूर आना। रईस ने मुस्कुराते हुए कहा था, आई विल बी वेटिंग। इसने तहजीब से इजाज़त मांगी थी। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ गेट्स को और अटेंड करना है। यास्मीन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। श्योर। रईस धीरे धीरे इससे दूर चला गया, मगर जैसे ही वो इसकी नज़रों से ओझल हुआ इसके होठों पर एक बहुत ही हल्की मगर निहायत ही मक्कार मुस्कुराहट उभर आई। गिलास को लबों से लगाते इसने जूस का एक घूंट भरा। आंखों में अजीब सी चमक थी। इट्स टाइम फॉर रिवेंज। जिम के अंदर सिर्फ डंबल्स के टकराने की आवाजें गूंज रही थी। अरसम पसीने में डूबा था। उसके माथे पर उसके मजबूत हाथ मार्बल को बार बार ऊपर उठा रहे थे। माथे से पसीने के कतरे टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी, मगर इसकी आंखों में हमेशा की तरह वही सुकून था। आखिरी रैप पूरी तरह से करके इसने बारबल स्टैंड पर रखे। गर्दन से तौलिया उठाया ही था कि इसका मोबाइल वाइब्रेशन पर बज उठा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, अननोन नंबर था। अरसम ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली, फिर कॉल को रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से चंद लम्हों के लिए खामोशी छाई, फिर एक पुरसुकून मगर सर्द आवाज़ गूंजी थी। अस्सलाम वालेकुम अरसम, शमशेर राना। अरसम की भवें हल्की सी सुकड़ गई। वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। पहचाना नहीं? अरसम ने बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं। आवाज़ फिर से मुस्कुराई। इतनी जल्दी भूल गए? सिर्फ 4 महीने ही तो हुए हैं जब तुमने मेरे भाई को कत्ल करके उसकी लाश जला दी थी। ये अल्फाज सुनते अरसम की आंखों की ठंडक एक पल में गायब हो गई। उसकी मुठ्ठियां बेख्तियार भींच गई। वो समझ चुका था फोन किसका है, लेकिन उसने अपनी आवाज पर जरा भी असर नहीं होने दिया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। दूसरी तरफ से हल्की सी सर्द हंसी गूंजी। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ, और अगर नहीं भी जानते तो मैं यकीन दिलाऊंगा कि तुम मुझे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अरसम खामोश हुआ। रईस ने इसकी खामोशी का लुत्फ उठाया। समझे नहीं? क्या तुम्हें लगा कि मेरा भाई मर गया और मैं खामोश बैठ गया? उसकी आवाज़ धीरे धीरे और सर्द होती चली गई। नहीं अरसम, मैं खामोश ज़रूर था मगर बेआसरा नहीं था। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, और अब वो वक्त आ चुका है। अरसम ने दांतों तले जबड़ा भींच लिया। रईस की आवाज़ में फ़ख्र साफ महसूस हो रहा था। मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ, अब मेरे पास ताकत नहीं इख्तियारात भी हैं, और आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है। अरसम ने पहली बार सख्त लहजे में कहा था, सीधी बात करो। रईस हल्का सा हंसा था। तुम्हारी मंगेतर यास्मीन, वो मेरे साथ काम करती है। ये सुनते अरसम का रंग उड़ गया। इसने फौरन गरजते हुए कहा, इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। बदला लेना है तो मुझसे लो, उस मासूम लड़की को बीच में मत लाना। अरसम चंद लम्हे तक खामोश रहा, जैसे उसने अरसम के अल्फाज का मजा लिया हो। फिर इसने निहायत ही पुरसकून लहजे में कहा, इसे बीच में तो ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि उस सारी कहानी की बुनियाद वही है। उसी ने हमारी सालों की बनाई हुई शोहरत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, हमारे राज जानने की कोशिश की, और हर दफ़ा अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से तुम्हें बचाती रही। रईस की आवाज़ और ज़्यादा सर्द हो गई। जब तुम मेरे भाई को मार रहे थे मैं वहाँ मौजूद नहीं था, इसीलिए तुम अपनी चालों में कामयाब हो गए। लेकिन अब मेरी बारी है। अब तुम मेरी चालें देखोगे। अरसम की सांसें तेज चल रही थी। उसने गुस्से से उसने गुस्से से कहा, रईस। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ हल्की सी हंसी सुनाई दी। ऑल दी बेस्ट। अरसम शमशेर राना। और अगले ही लम्हे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जिम में एक बार फिर से खामोश हो गया, मगर इस बार खामोशी सिर्फ जिम में थी। अरसम के अंदर तूफान उठ चुका था। उसकी मुठ्ठियां इतनी जोर से बीत चुकी थी कि उंगलियों के रगे भी उभर आई थी। उसने फौरन यास्मीन का नंबर मिलाया और दिल ही दिल में सिर्फ एक दुआ मांगी, मेरी वजह से इसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसने यास्मीन का नंबर दोबारा मिलाया। रिंग हुई मगर कोई जवाब नहीं था। उसने फिर से कॉल की, फिर हर दफ़ा सिर्फ रिंग जाती रही। अरसम की बेचैनी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके जहन में रईस के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, तुम्हारी मंगेतर मेरे साथ काम करती है, अब मेरी बारी है। उसने गुस्से में मोबाइल बेंच पर दे मारा। लानत है। अचानक ही जिम के मेन गेट का दरवाज़ा खुला। यास्मीन मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। आज उसने कोई सादा स्काई ब्लू कुर्ता पहना था। हाथ में एक
हाथ में एक ब्रेकफास्ट बैग था। जैसे ही उसकी नज़र अरसम पर पड़ी, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। सरप्राइज मिस्टर राना, मैं सोच ही रही थी कि आज ब्रेकफास्ट साथ करते हैं। वो अभी इसके करीब ही पहुंची थी कि अरसम तेजी से इसके पास बढ़ा। उसके चेहरे पर सख्ती साफ नजर आ रही थी। तुम्हारा फोन क्यों नहीं तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? उसकी बुलंद आवाज पूरे जिम में गूंजी। एक पल के लिए वर्कआउट करते मेंबर्स के हाथ रुके थे। पर्सनल ट्रेनर्स ने भी अपनी निगाहें उन दोनों की जानिब की। पूरा जिम जैसे एकदम के लिए खामोश हो गया था। यास्मीन एकदम घबरा गई। क्या? अरसम ने फिर से सख्त लहजे में पूछा। मैं पूछ रहा हूँ तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? यास्मीन ने फौरन अपना हैंडबैग खोला, मोबाइल निकाला, स्क्रीन देखी, फिर परेशानी से बोली, ओह साइलेंट पर था, शायद बैग में रखते वक्त। अरसम ने इसकी बात काट दी। हर वक्त फोन साइलेंट पर क्यों रखती हो? अगर इमरजेंसी हो तो तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो सकता है? यास्मीन ने महसूस किया कि जिम में मौजूद हर शख्स उसी को देख रहा था। किसी ने डंबल नीचे रख दिया था, किसी ने ट्रेडमिल की स्पीड कम कर दी थी। सबकी नजरें इसी पर टिक चुकी थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, अरसम, सब देख रहे हैं, प्लीज इतनी जोर से बात मत करें। मगर अरसम जैसे इस वक्त किसी के सुनने के मूड में नहीं था। उसने गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा दबाया, फिर सख्त लहजे में बोला, आज के बाद तुम रईस सिकंदर के साथ काम नहीं करोगी। यास्मीन की आंखें फैल गई। क्या? जो सुना है वही, या कम अज कम हमारी शादी तक तुम इसके ऑफिस नहीं जाओगी। यास्मीन ने फौरन से सर हिला दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरसम ने तेजी से पूछा, क्यों? यास्मीन ने हिम्मत जमा की थी, क्योंकि ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये मेरा ख्वाब है। मैं हमेशा से अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी। रईस सर के साथ काम करके मुझे लगता है मैं वाकई ही किसी अच्छे मकसद का हिस्सा हूँ। मैं घर बैठकर ये सब कुछ नहीं छोड़ सकती। अरसम की आवाज़ और ज़्यादा सख्त हो गई। मैंने कहा ना, नहीं। यास्मीन नाराज होकर इसकी जानिब बढ़ी थी। एक पल के बाद इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा, तो असल बात ये है। अरसम ने भवें सुकेड़ी। क्या आप जेलस हैं? अरसम इसकी जानिब इस तरह देखने लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे अजीब बात कह दी हो। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये जेलसी का मसला नहीं है। फिर ये कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ काम करो, बस। लेकिन क्यों? अरसम चंद लम्हे खामोश रहा। फिर रईस की धमकी इसे बताना नहीं चाहता था, इसीलिए सिर्फ इसने इतना कहा, मैं तुम्हारे तमाम खर्च उठा सकता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए होगा मैं ला कर दूंगा। यास्मीन की आंखों की चमक धीरे धीरे मदम पड़ गई। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने सारे ख्वाब छोड़ दूं? अरसम ने निगाहें चुराई। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम रईस से दूर रहो, क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। नहीं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने इनके साथ 4 महीने काम किया। वो वैसे नहीं है जैसे हम सम वो वैसे नहीं है जैसे हम समझते हैं। इन्होंने कभी मेरी बेइज्जती नहीं की, कभी बुरी नज़र से नहीं देखा। उन्होंने हमेशा मेरी इज्जत की है, और मुल्क के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। इसी दौरान यास्मीन का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका था, रईस सर कॉलिंग। इसने फौरन से कॉल रिसीव की। जी हाँ, मैं बस निकल रही हूँ। जी जी, मैं पहुंच जाऊंगी। कॉल खत्म होते अरसम ने सख्त नज़रों से इसकी जानिब देखा। कौन था? यास्मीन ने मोबाइल बैग में रखते जवाब दिया, मेरा जर्नलिस्ट फ्रेंड। एक अर्जेंट काम आया है, मुझे अभी जाना होगा। उसने हाथ में पकड़ा ब्रेकफास्ट बैग इसकी जानिब बढ़ाया। वैसे ये ब्रेकफास्ट स्पेशली आपके लिए बनाया था, सोचा था आज साथ बैठकर खाएंगे, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। लगता है किसी और दिन। उसने बैग अरसम के हाथ पर रखा, फिर एक बार फिर से इसकी जानिब देखे बगैर मुड़कर चल पड़ी। जिम के गिलास डोर से बाहर निकलते वक्त उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। रईस सिकंदर के ऑफिस में सुबह से ही काफ़ी मसरूफियत थी। इलेक्शन जीतने के बाद अब ये ऑफिस सिर्फ सियासत का मरकज़ नहीं था। यहाँ रोज़ आवाम के मसाइल सुने जाते थे, और मीडिया पर ब्रीफिंग होती थी, और मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट पर मीटिंग चलती थी। ऑफिस के एक हिस्से में पब्लिक आउटरीच एंड मीडिया डिपार्टमेंट की टीम अपने लैपटॉप के साथ मसरूफ़ बैठी थी। इन्हीं डेस्कों में से एक पर यास्मीन भी बैठी हुई थी। इसके सामने औरतों की तालीम और हिफाजत से मुतालिक एक अवेयरनेस कैंपेन की फाइलिंग खुली थी, मगर आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। सुबह जिम में अरसम की बातें, इसका सबके सामने गुस्सा करना, और फिर रईस के ऑफिस आने से मना कर देना। उसने गहरी सांस लेकर खुद को काम करने में मसरूफ करने की कोशिश की। थोड़ी देर रईस सिकंदर अपनी सीनियर टीम के साथ बाहर निकला। थोड़ी दूर रईस सिकंदर अपनी सीनियर टीम के साथ खड़ा अगले हफ्ते की पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव पर बात कर रहा था। वुमेन सेफ्टी की पूरी
रिपोर्ट कल तक मेरे डेस्क पर होनी चाहिए और अगले फ्राइडे की प्रेस ब्रीफिंग शेड्यूल भी फाइनल कर दीजिए। सब लोग नोट्स कर रहे थे। तभी पब्लिक आउटरीच डिपार्टमेंट की एक फीमेल ऑफिसर झिझकती हुई इनके करीब आ खड़ी हुई। सर, अगर 2 मिनट दे सकें। रईस ने फौरन से टीम की जानिब देखा। एक्सक्यूज मी। इसने पूरी तवज्जो इस ऑफिसर की जानिब कर दी। जी, क्या बात है? लड़की ने झिझकते कहा। सर, मैं शायद इस्तीफा देने वाली हूँ। रईस की भवें हल्की सी सुखड़ी थी। क्यों? मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर काम करूं। इन्होंने साफ कह दिया है, या तो जॉब या घर। ऑफिस में एकदम खामोशी छा गई। यास्मीन भी बेख्तियार उनकी बातें सुनने लगी। रईस ने कुछ लम्हों के लिए औरत को देखा, फिर बहुत ही पुरसकून लहजे में कहा, एक बात पूछो? लड़की ने सर हिलाया। क्या उन्होंने कभी ये पूछा कि तुम्हारे ख्वाब क्या है? लड़की की आंखें भर आई। नहीं। रईस ने गहरी सांस ली। अफसोस होता है जब कुछ मर्द मोहब्बत और गैरत का फर्क भूल जाते हैं। लड़की खामोश रही। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि किसी के पर काट दिए जाएं, बल्कि उसके साथ चलकर उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा कामयाब हो जाए तो मुझे उस पर फख्र होगा, क्योंकि उसकी कामयाबी मेरी तौहीन नहीं, मेरी इज्जत होगी। ऑफिस में मौजूद कई लोगों ने तालियां बजाई। लड़की की आंखों में उम्मीद लौट आई। थैंक यू सर। रईस ने मुस्कुराते हुए कहा था, अपने हस्बैंड से आराम से बात कीजिएगा, गुस्से में नहीं। शायद वो समझ जाएं। अगर बात नहीं बने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। लड़की शुक्रिया अदा करके वहां से चली गई थी। यास्मीन की निगाहें बेख्तियार ही झुक गई। उसके जहन में सुबह अरसम की आवाज़ गूंजी थी, मैं नहीं चाहता तुम रईस के साथ काम करो, तुम ऑफिस नहीं आओगी। उसका दिल अजीब सी कसक से भर गया था। कुछ देर के बाद रईस अपनी फाइलें लेकर यास्मीन के केबिन में दाखिल हुआ। उसने फाइल इसकी जानिब बढ़ाई थी। ये प्रेस स्टेटमेंट शाम तक फाइनल करवा दीजिएगा। यास्मीन ने सर हिलाया था। जी सर। रईस मुड़ने वाला था कि उसकी नज़र यास्मीन के चेहरे पर पड़ी। आंखें सुर्ख, चेहरा उदास। वो रुका था। क्या हुआ? यास्मीन फौरन से मुस्कुराने की कोशिश करते बोली, कुछ नहीं सर। रईस ने कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठने कहा। मैं सियासतदान जरूर हूँ, लेकिन चेहरे पढ़ना भी जानता हूँ। किसी से झगड़ा हुआ है? यास्मीन ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। आपको कैसे पता? रईस हल्की सी मुस्कुराहट से हंसा। क्योंकि आज पहली बार आपकी मुस्कुराहट आंखों से नहीं पहुंची। यास्मीन के पलकों पर नमी आ गई। रईस ने नमी से पूछा, क्या अरसम ने मना किया है मेरे साथ काम करने से? यास्मीन एकदम चुप हो गई। उसकी खामोशी ही जवाब थी। रईस ने धीरे से सर झुकाया। मुझे उम्मीद थी। यास्मीन ने हैरानगी से पूछा, मतलब? रईस बहुत आराम से बोला, देखिए, मैं अरसम को गलत नहीं कह रहा। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही सोचता। उसे लगता है कि रज़ाइल की मौत का बदला मैं आपसे लूंगा, इसलिए वो डर रहा है। यास्मीन ने फौरन से कहा, वो मेरी हिफाजत करना चाहते हैं। रईस ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। कभी कभी मोहब्बत इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा महफूज रखना सिखा देती है। लेकिन उसने बात को अधूरा छोड़ दिया। यास्मीन ने पूछा था, लेकिन क्या? रईस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस इतना कि हिफाजत और कैद में एक बारीक सा फर्क होता है, और इंसान को हमेशा इस फर्क का ख्याल रखना चाहिए। यास्मीन खामोश हो गई थी और रईस फौरन से उठकर खड़ा हो गया। खैर, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान में कोई गलत फहमी पैदा हो। जो फैसला करें सोच समझ कर कीजिएगा। अल्लाह बेहतरीन रास्ता दिखाए। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ केबिन से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते यास्मीन कुर्सी पर खामोश बैठी रह गई। उसके जहन में दो आवाज़ें टकरा रही थी। एक तरफ अरसम, जो इसे हर कीमत पर रईस से दूर रखना चाहता था। दूसरी तरफ रईस, जिसने एक बार भी अरसम के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं कहा था, मगर जाते जाते इसके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसका जवाब यास्मीन खुद भी नहीं जानती थी। क्या वाकई ही हिफाजत और कैद के दरमियान इतना ही बारीक फ़र्क होता है? यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इस एपिसोड से आपको क्या लग रहा है कि रईस यास्मीन से और अरसम से कैसे बदला लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।